शर्मा सर, ट्रंप के आज के बयान के बाद कहा कि हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप को, यूके को, यहाँ तक कि बाकी देशों को मैसेज जरूर दिया। इस मैसेज के बाद चूंकि फोर्स यूज नहीं करना है तो डिप्लोमेसी एक रास्ता बचता है, स्ट्रेटेजिक तरीका एक रास्ता बचता है। तो आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्री, नेटो मेंबर जो हैं, अब कुछ अलग तरीके से सोचेंगे कि कैसे ग्रीन लाइन दे करके भी ना दिया जाए? लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता बंद कब हुआ था? 1951 की संधि की मैंने बात की, तो 1951 की संधि इनको सुरक्षा संबंधी कोई भी काम करने की पूरी इजाजत देती है। उसके बाद बार-बार डेनमार्क कह चुका है, आपको जब बैठ करके जहां डोम बनाने हो आप बनाइए। ये बार-बार ये कहते हैं कि साहब डेनमार्क ने तो कुछ वहां भेजा ही नहीं, उस सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। अरे तो भैया आप भी तो नेटो में हैं, आपने क्या किया? 1991 तक आपके 50 अड्डे थे। 1991 के बाद जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, आपको लगा कि शीत युद्ध खत्म हो गया, तो अब आपने एक अड्डा छोड़ा और बाकी जो है 49 अड्डे आपने समेट लिए। तो इसके लिए तो आप खुद भी तो जिम्मेदार हैं ना, कि ग्रीनलैंड पे अगर इस वक्त सुरक्षा का माहौल नहीं है, तो आपने भी तो नहीं रखा। आप सबसे बड़ी पावर है, तो आपको भी तो रखना चाहिए। कुल मिलकर के इनकी बातों में कोई तुक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अनिश्चितता और इनकी आक्रामकता को देखते हुए डेवोस में जो बात निकल के आ रही है और जो बात कार्नी साहब ने कही कि अब जमाना आ गया है, डाइवर्सिफाई करें, अपने सामरिक हितों को डाइवर्सिफाई करें, अपने आर्थिक हितों को डाइवर्सिफाई करें, ताकि भविष्य में कोई आकर के आपको बात-बात पर जो है वो टैरिफ की धमकी न दे और बात-बात पर अपनी ताकत की धमकी न दे। तो इसलिए हर देश अब ये करने की कोशिश करेगा। यूरोप देर से चेता है, लेकिन यूरोप ने ये शुरू कर दिया है और कनाडा ने तो शुरू कर ही दिया है। कनाडा खुद नेटो का मेंबर है, तो आप कनाडा है, ये आपने बड़ा अमेरिका अच्छा है, पॉइंट बगल रेज में किया। आपके ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि एक भले ही अभी ना कुछ करें, लेकिन उनको एक मौका मिल गया है, एक सबक मिल गया है कि अब हमें नेटो से अलग हट करके, नेटो माइनस यूएस होकर के हमें सोचना होगा। धीरज कौल साहब, सहमत आप इनसे? हाँ, देखिए मैं एक क्विकली पॉइंट रेज करना चाहूंगा। 1978 में हम लोग, अमेरिका ने नॉर्दर्न मरीनारा आइलैंड लिया था रेफरेंडम करवा के, और अब वो वहां के लोग अमेरिकी सिटीजन हैं। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी, यूएस वर्जिन आइलैंड में जा चुका हूं 2-3 बारी, सेंट थॉमस एंड एवरीथिंग। 1917 में हमने $25 मिलियन गोल्ड पेमेंट देकर डेनमार्क से खरीदा था। तो मैं इस बात को मानता हूँ, ये जो आपने बात करी, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनोमस रीजन है जिसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर डेनमार्क के पास है। लेकिन जो 50,000 की आबादी है, एक प्रपोजल था कि हम $10,000 से लेके $1,00,000 तक प्रति व्यक्ति दें वहां पे, और तकरीबन टोटल खर्चा $800 बिलियन का आएगा। विल इट बी वर्थ इट? तो जितने भी यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, कईयों का इसमें समर्थन था, अगर $1 ट्रिलियन तक भी देना पड़े, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर डिफेंस, फॉर रेयर अर्थ, फॉर वाटर, फॉर सिक्योरिटीज, फॉर सर्वेलेंस। डेनमार्क उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और चाइना का फुटप्रिंट वहां बढ़ता जा रहा है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फरवरी 1 की डेडलाइन है, जिसमें 10 से 25% टैरिफ जो कि इम्पोज हो सकते हैं डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी पे। मुझे जो दिख रहा है अगले नियर फ्यूचर में, वो ये दिख रहा है कि हो सकता है अभी भी डेनमार्क उसको रिटेन करे, लेकिन अमेरिकन फुटप्रिंट वहां और तेजी से बढ़े और माइनिंग राइट्स भी मिल जाएं। अभी वहां पे सिर्फ 2 ही माइन चल रही हैं, और हर माइन में शायद 100 आदमी काम करता है, और वहां की एक माइन ऐसी है जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ है, लेकिन वहां पे रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीनलैंड में आते हैं। ग्रीनलैंड की जो आबादी है, वहां पे ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए अभी 2024 में एक एयरपोर्ट खुला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 26 में तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अनएक्सप्लोर्ड बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, और ट्रंप इसे अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। और मुझे जो दिख रहा है, देखिए, वो एक कंट्री को एज अ बिजनेसमैन रन कर रहे हैं। नेटो के ऊपर उन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे अपने फर्स्ट टर्म में कि हम इनकी फ्री में प्रोटेक्शन देते हैं, क्या ये इसकी कॉस्ट को बेयर करेंगे? दे शुड गिव अस मनी बैक, अगर आपको याद हो। और इस बारी भी आने के बाद उन्होंने इसी पे फोकस रखा है कि नेटो ओज अस समथिंग। अब वो डायरेक्टली इस कार्ड को यूज करके बोल रहे हैं, हमने जितना खर्चा किया है, डिफेंस प्रोटेक्ट किया है, आप हमें ऑब्स्टेकल क्रिएट मत करिए। हम रेफरेंडम करवाना चाहें, लेकिन लेटली जो जनवरी 6 को वहां पे अनऑफिशियल पूल हुआ था ग्रीनलैंड में, 85% लोगों ने
पुल आउट किया कि हम अमेरिकन सिटीजन नहीं बनना चाहेंगे। तो ये एक बट अनवेरिफाइड है, लेकिन ये एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा और मैं इस बात को नहीं डिसएग्री करूंगा। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दी थी कि 10,000 मरीन लगेंगे हमें अगर डिप्लॉय करना पड़े एंड वी आर रेडी। अभी उन्होंने जो बोला है कि फोर्स को नहीं यूज करेंगे, आई थिंक दैट इज द राइट मूव। निगोशिएशंस के थ्रू अगर कुछ हो सके तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो डिसरप्शन आ रहा है इससे मार्केट्स, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स करता हूं, पे काफी डिसरप्शन दिखा है। 2% हमारी मार्केट्स करेक्शन में है, अनसर्टिनिटी है, और गोल्ड और सिल्वर आप देख रहे हैं कहां भाग रहा है। डॉलर का सेल ऑफ हो रहा है और बॉन्ड्स भी तेजी से सेल ऑफ हो रहे हैं। उनका सॉवरेन फंड जो डेनमार्क का है वो भी पैसा खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका के टसल में जियो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा वार दिख रहा है, और टैरिफ्स ने तो कुछ ज्यादा मदद की नहीं, आपको पता ही है। तो ओवरऑल वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डाइसी चॉपी वेदर राइट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन जरूर इसके ऊपर होगा, और यूएस का फुटप्रिंट आप देखेंगे वहां बढ़ेगा। मेरा ये एक वो है, एक डर है कहीं चाइना और ताइवान का एक्यूजिशन फास्ट फॉरवर्ड ना हो जाए। क्योंकि आपने सुना कि ट्रंप ने क्या बोला था जी जिनपिंग को कि देखिए ताइवान उनका मैटर है और हम लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप उनकी लेटली स्टेटमेंट देखें तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर ताइवान पे कुछ एक्शन होता है, आई थिंक दिस मे बी अ वेरी गुड टाइम फॉर चाइना, बट ये बैड आपने टाइमिंग इम्पोर्टेंट फॉर। पॉइंट उठाया। ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया ऋषि गुप्ता। कई बार चर्चा में आती है चीज़ें कि ग्रीनलैंड को आप ले लेंगे, चूंकि आपके बैकयार्ड में है तो आप ले लीजिए जा करके, तो फिर तब तो रूस कहेगा कि यूक्रेन हमको हमें लेने दीजिए, फिर तो चाइना कहेगा ताइवान हमें लेने दीजिए। आप ग्रीनलैंड लेते हैं तो रूस के लिए यूक्रेन का रास्ता खुल जाएगा, चीन के लिए ताइवान का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे तो मुझे ताजमहल चाहिए, तो आसान नहीं है। मेरा मानना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉवरेनिटी इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। विश्व व्यवस्था में एक सॉवरेनिटी जैसा शब्द है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। और मुझे और मेरा ही मानना नहीं है, मुझे लगता है विश्व व्यवस्था में उसकी वजह से आज जो देश है वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, एक जो मैं मुख्य मुद्दा यहाँ पे ट्रम्प साहब की स्पीच से निकालना चाहूंगा वो ये है कि उन्होंने जो क्लैरिटी एटलीस्ट उस एक जो वेगनेस है उसमें जो एक क्लैरिटी दी है वो ये है कि वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीज तो स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन ये अनसर्टेन है, होगी नहीं होगी, दैट्स वेरी अनसर्टेन। दूसरा है, उन्होंने एश्योर करना चाहा है, एक तरीके की संभावनाएं देने की कोशिश की है कि हम आपको ग्रीनलैंड को, हम सबसे पावरफुल नेशन है, हमारी जो सेना का जो बजट है वो लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपको सबसे अच्छी प्रोटेक्शन अगर दे सकते हैं तो वो हम दे सकते हैं। और फिर वो जो चार्म है अमेरिकन ड्रीम का कि भाई सबसे अच्छी जॉब सर्विसेज, बहुत अच्छे सोशल सिक्योरिटी, वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यूएस के साथ जुड़ते हैं तो आपको और क्या क्या चाहिए। तो जो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि विद इन द ग्रीनलैंड से ही वो आवाज वो चाह रहे हैं कि शायद इस टसल को खत्म करने का एक रास्ता यह भी हो सकता है कि हम ग्रीनलैंड के अंदर से ही इस अपनी कन्विंसिंग जो स्पीच है उसके थ्रू, अपनी एश्योरेंसेस के थ्रू इस चीज को एश्योर करवाएं, ताकि ग्रीनलैंड के लोग खुद ही अपने आप से इस बात को कहना चाहें कि शायद हमारे लिए वही ऑप्शन अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये जो बाकी की टसल क्रिएट हो रखी है उस पर कहीं ना कहीं शांति बन सके। है नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे धीरज कौल साहब ने कहा भी, वहाँ रेफरेंडम कराया गया, अनऑफिशियल था, तो 85% लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें भी नहीं जाना है। तो अगर आप हालात बेहतर करके रेफरेंडम कराते हैं तो कुछ ऐसे एक ऑप्शन निकल कर सामने आते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ से निकल कर, चूंकि उन्होंने पूरे मन से चाइना को लेकर के, रशिया को लेकर के, एनर्जी प्राइसेस को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं, तो इस फ्रंट पर क्या कुछ आने वाले दिनों में हलचल देख सकते हैं क्या? इस पर